हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमके विलेज स्टडी पे। दोस्तों, आज आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए सेट नंबर 2 देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गर्दाफार शेयर करते रहिए ना। गर्दाफार हो जाइए तैयार, वर्दी कर रही है आपकी पुकार। गर्दाफार हो जाइए तैयार, वर्दी कर रही है आपकी पुकार। तो दोस्त, चलते हैं प्रश्न की ओर। उससे पहले आप थोड़ा मेरे चैनलवा को सब्सक्राइब कीजिए। आप थोड़ा मेरे चैनलवा को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे दिलवा को अपना ओर माइल कीजिए। हमारे दिलवा को अपना ओर माइल कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो दिलवा में जान आएगा, वीडियो बनाने में हमको भी मज़ा आएगा। तो चलते हैं आज की पहला प्रश्न की ओर, बिना देर करते हुए। चलिए देखेंगे सेट नंबर 2 को आज देखेंगे। चलिए, गर्दाफार हो जाइए तैयार, वर्दी कर रही है आपकी पुकार, ठीक ना। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है। आप लोग बताइए कमेंट कर। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के कितना बोल रहा है, दोनों सदनों। कौन बोल रहा है, दोनों, यानी लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ना। लोकसभा में देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने करता है, 12। राज्यसभा में कितने करता है, 12। लोकसभा में कितने करता है, 2। राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2। तो 12 2 कितना हो गया, 14। कितना हो गया, 14। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। अगर सिर्फ यही पूछेगा कि राज्यसभा में कितना मनोनीत करता है तो हो जाएगा क्या, 12। कितना हो जाएगा, 12। राज्यसभा पूछ ले तो आंसर का हो जाएगा 12, और लोकसभा पूछ ले तो 2, और दोनों पूछ रहे हैं कि दोनों सदनों में कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। जो 6 क्षेत्र से आते हैं, जैसे में लोक, कला, वैज्ञानिक, साहित्य से ना, 6 क्षेत्रों से लोग आते हैं और राज्यसभा में उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। तो ये हो जाएगा धारा 32। क्या हो जाएगा, धारा 32 यानी अनुच्छेद 32, यानी अनुच्छेद 32 के तहत ना, अगर आपका अधिकार का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 32। चलिए अगला प्रश्न संख्या 3 है कि गांधी जी दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। तो गांधी जी का दांडी यात्रा किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ना। ये गांधी जी 12 मार्च 1930 को ना गुजरात के साबरमती आश्रम से ना, ये कितने अनुयायियों के साथ, 79 अनुयायियों के साथ, माने 79 लोगों के साथ बोल दिए थे कि हम जाते नहीं, नमक के आंदोलन के तौर, नमक कानून के विरोध में गए थे। कितने दिन लगभग चले थे, 24 दिन। कितने दिन, 24 दिन। देखिए, गांधी जी 12 मार्च 1930 को ना साबरमती आश्रम से 79 माने इतना आदमी के साथ, माने अनुयायियों के साथ, अपने जाने पहचाने लोग के साथ ना 24 दिन तक क्या कर लेना, पैदल चलाना। 24 दिन तक पैदल चले थे। कहता ना तो 322 किलोमीटर, समथिंग 322 किलोमीटर, और जाकर ना नमक कानून को तोड़ दिए थे। नमक कानून को जो बना रहे थे अंग्रेज, उसको तोड़ दिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 4 नंबर, निम्न में से अध्यात्मक
राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है, यानी राष्ट्रपति के जब चुनाव होता है तो किस प्रकार बनता है, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति को लोकमत द्वारा चुनाव, कार्यपालिका की तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, कार्यकाल की निश्चित अवधि, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बोल रहा है कि राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, ठीक बा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है लोकमत द्वारा होता है ना। कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव, देखिए ये भी सही है। कार्यपालिका तथा विधानमंडल के विधानसभा विधानमंडल सदस्यों के बीच दोहराव नहीं, देखिए इसमें जो लिखा है दोहराव नहीं है, ठीक है। कार्यपालिका की निश्चित अवधि, कार्यपालिका की निश्चित अवधि ना, तो कार्यपालिका की कार्यकाल की निश्चित अवधि, ठीक है। जो राष्ट्रपति के कार्यकाल के होता है कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकमत द्वारा, ठीक है। क्या कैसा होता है, लोकमत द्वारा होता है, लोकमत द्वारा होता है, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। चलिए प्रश्न देख लीजिए आप लोग। अगर कोई प्रश्न में डाउट हो, दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए। आप लोग ये भी बताइए कि ये 30 प्रश्न में या 40 प्रश्न में कितने सही कर रहे हैं। चलिए 5 नंबर सवाल बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक, मास्की, हाथी गुफा और ऐहोल। तो चालुक्य से, पुलकेशिन द्वितीय से, तो पुलकेशिन द्वितीय से जो शिलालेख संबंध है वो ऐहोल है। कौन सा है, ऐहोल, ऐहोल शिलालेख कौन सा है, ऐहोल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय से ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था, माने लागू किया था। किसने लागू किया था, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसने, अकबर ने। मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था, तो अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था, मनसबदारी, मनसबदारी ना, किसने चलाया था, अकबर। किसने, अकबर, अकबर ने चलाया था। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अकबर। चलिए अगला प्रश्न की ओर। सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया है भौतिक निर्गत बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी दिया है मानवीय जरूरतों को पूरा करना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सभी प्रकार के उत्पादनों को बुनियादी उद्देश्य, माने सबका जब बुनियादी उद्देश्य कहते हैं तो माने इंसानों की ज़रूरतों के लिए ना। इसका हो जाएगा मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। मुद्रा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादन में ह्रास, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। देखिए मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे कि पटना नहीं है, पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है। पटना नहीं है, पाटना लिखा है। पटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है। स्थानीय स्तर, उद्योग के अंतर्गत, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर। तो दोस्त इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, पाटना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है कि नाम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। जो नाम का पूरा नाम होता है नॉन एलिजमेंट मोमेंट ना। एक पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था,
ये हुआ था पहला सम्मेलन दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नाबार्ड क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि नाबार्ड क्या है? एक बीमा निगम? नहीं, ये नहीं होगा। केंद्रीय सरकार का एक विभाग? ये भी नहीं होगा। एक बैंक? नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया है, एक वित्तीय संस्था। एक वित्तीय संस्था ना, तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए नाबार्ड क्या है? एक वित्तीय संस्था है जो क्या करता है? लोन देता है ना। नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। कब हुआ था? 1982 को। नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमि बनी है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? आग्नेय और कायांतरित सेल। आग्नेय और, देखिए भारतीय प्रायद्वीप ना ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमिका बनी है किससे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय और कायांतरित सेलों से, कायांतरित चट्टानों से। आग्नेय और कायांतरित चट्टान। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवकरणीय संसाधन है? प्राकृतिक गैस, वन, कोयला, खनिज तेल। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, वन। नवकरणीय बोला है ना, तो नवकरणीय क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन। क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। नवकरणीय पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसे समाप्त होने के बाद ना प्रकृति जैविक रूप से क्या होता है? प्राप्त किया जाए। जैसे जब वन समाप्त होगा तो कोयला मिलेगा ना, तो वह क्या होता है? नवकरणीय होता है। क्या मिलेगा? देखिए नवकरणीय में क्या जाएगा? वन आ जाएगा। क्या जाएगा? वन आ जाएगा, जो समाप्त होने के बाद मिल जाए। अनवकरणीय वो होता है जैसे नहीं मिला, जैसे खनिज तेल अगर एक बार निकलेगा खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा ना। देखिए चलिए नवकरणीय अनवकरणीय आप लोग आई होप समझते होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 14 है, किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, कैसे? तो ऑप्शन नंबर ए, समोच्चरेखीय जुताई द्वारा, कृषि खाद का प्रयोग करके। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ना। माने मृदा को, माटी को कटने से, जैसे बोल देता है क्वेश्चन कि नदी के किनारा को किस तरह से रोका जा सकता है। अगर दो नदी है, अगर ये ढह रहा है तो क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे। क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे तो माटी कटने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। क्या होगा? बच जाएगा। तो वहीं पूछ रहा है कि मृदा कटने से क्या उपाय करेंगे? तो पेड़ लगाकर उसे बचाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षण निष्क्रिय का प्रयोग करके प्रतिरक्षियों को बनाने की एक परिघटना है, इसे क्या बोलते हैं? इसका हो जाएगा रसायन, रुधिर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिजन का बोला जाता है प्रतिजन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक पोषीय परजीवी है? एक पोषीय, ये मानी एक पर रहने वाला। एक पोषीय का मतलब क्या होता है? एक पर रहने वाला। जैसे आप लोग भी हैं ना, तो दो पोषीय हैं, दो पोषीय नहीं बनिएगा, एक पोषीय बन जाइएगा। क्या बन जाइएगा? एक पोषीय बन जाइएगा। माने एगो पर रहने वाला, एगो पर रहिएगा तो अच्छा रहेगा। माने एक पोषीय जीवन को रखिएगा तो अच्छा रहेगा ना। एक पोषीय जीव इसमें से कौन है? तो इनमें से है, केंचुआ नहीं है, हाइड्रा। देखिए एस्केरिस है। कौन सा है? एस्केरिस। ऑप्शन नंबर ए, एस्केरिस। ऑप्शन नंबर कौन है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्केरिस। एक कोशिकीय परजीवी किसे बोलते हैं? एस्केरिस को। एस्केरिस को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 दिया है कि निम्न में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है? तो यह होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे बोलते हैं HCl।
सीएल ना। जैसे शरीर में जब अपाचे होता है तो किसका प्रयोग करते हैं इंसान? HCl का। किसका? है माना नींबू का घोल बनाते हैं नमक का, तो उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखेंगे 17-18। फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? क्यूलिक्स मच्छर, संपेस मच्छर, एडिज मच्छर, एनफ्लीज मच्छर। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा हो जाएगा? क्यूलेक्स मच्छर ना। जो मलेरिया फाइलेरिया बुखार होता है, फाइलेरिया ना, फाइलेरिया होती है किसके काटने से होता है? क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए क्यूलेक्स मच्छर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर, पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था नहीं, बाबर और अफगानों के बीच। बाबर और अफगानों के बीच। आप लोग पता होगा 26, 27, 28, 29 से पढ़ते हैं। पानी पियो खाना खा, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा के युद्ध, चंदेरी के युद्ध ना, घाघरा के युद्ध। 26, 27, 28, 29। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा के युद्ध, चंदेरी का युद्ध। कौन युद्ध हुआ था? चंदेरी के युद्ध। चंदेरी के युद्ध में बाबर और अफगानों के बीच होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाबर और अफगानों के, मराठा और अफगानों के बीच। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच? अच्छा ठीक है। ओहो, देखिए पानीपत का तीसरी लड़ाई, ऑप्शन सवाल दिया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो मराठा और अफगानों के बीच। मराठा और अफगानों के बीच। सॉरी, मैं दूसरा कुछ देख लिया था। अच्छा चलिए, आई होप आप लोग सही बताए। चलिए अगला प्रश्न, क्रिप्स प्रस्तावों को किसी ध्वस्त बैंक में उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? देखिए इसका है जगह ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा गांधी जी ना। जो क्रिप्स मिशन भारत आया था, क्रिप्स मिशन जो भारत आया था ना, उसे गांधी जी ने क्या कहा था कि ये इनवैलिड चेक है। क्या है? इनवैलिड चेक की तरफ। हाँ, अगर जो चेक इनवैलिड हो जाए तो उसका कुछ महत्व रहता है? तो नहीं रहता है। उसी गांधी जी वहीं बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी ध्वस्त बैंक में उत्तर दिनांकित चेक किसे कहता है? किसने कहा था? गांधी जी ने। किसने कहा था? गांधी जी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21 है, रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया अंग बनाया था किसने? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया है, सहायक संधि के नीति के माध्यम से, रानी लक्ष्मीबाई के विरोध के माध्यम से, और अगला अंक लिखा गया है राज्य अपहरण नीति के माध्यम से ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, राज्य अपहरण नीति। देखिए रिया झांसी ना, उस समय लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था ना। तो ये बेईमान आदमी था, सबको अपहरण ना, ये नीति लॉर्ड डलहौजी चलाया था। राज्य अपहरण हड़प नीति, राज्य हड़प नीति किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। इसी के माध्यम से झांसी को ना अपने में मिला लिया। किसके माध्यम से? राज्य अपहरण नीति या हड़प नीति किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? वहीं वाला क्वेश्चन आ गया। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? साबरमती आश्रम। क्या हो जाएगा? साबरमती आश्रम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार का झील बनता है? ऑप्शन नंबर ए लैगून, ऑप्शन नंबर बी झील, लैगून दिया है जल की झील। ऑप्शन नंबर सी कालडोरा झील। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो कालाडोरा झील है ना, तो ज्वालामुखी से बना है। कालडोरा झील ज्वालामुखी। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 दिया है, जिस कुएं में ऐसे जल द्रव चलित दाब के माध्यम से निकलता है उसे क्या कहते हैं? जिस कुएं से जल द्रव चलित दाब के माध्यम से निकलता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं, देखिए
उसे बोलते हैं उत्सूत्र कूप ना, उत्सूत्र कुआं, उत्सूत्र कुआं मतलब कूप माने कुआं बोलता है, कूप माने कुआं, कूप माने कुआं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसने किया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए थे, पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए थे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पहुँचे थे। ना 3 गोलमेज सम्मेलन हो जाए, कब हुआ था? 3 गो, 30, 31 और 32, 30, 31 और 32 3 हुआ था, जिसमें पहला में गांधी जी भाग नहीं लिए थे ना, दूसरा और तीसरा में रहे थे। क्वेश्चन पूछ देता है कि तीनों सम्मेलन में भारत के कौन व्यक्ति ने भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, इन्होंने तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे, तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे, तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है पॉलिएस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं क्यों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। देखिए पॉलिएस्टर जो कपड़ा होता है ना, तो जल को क्या करता है? सूखता ही नहीं है, जब सूखता नहीं तो क्या जल्दी सूख जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से युग्म का मिलान सही है? सही मिलान कौन है? पायरोमीटर द्रव का घनत्व मापा जाता है? नहीं, ये नहीं। पायरोमीटर से क्या मापता है? पायरोमीटर से द्रव का घनत्व नहीं मापता, ये तापमान। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? ताप मापा जाता है। पायरिलियोमीटर उच्च ताप को मापना नहीं, ये भी नहीं है। सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करना, ठीक है। देखिए सिस्मोग्राफ क्या मांगता है? तो भूकंप की तीव्रता। भूकंप सिस्मोग्राफ क्या मांगता है? भूकंप मांगते हैं। सिस्मोग्राफ क्या मापता है? भूकंप ना। आप सिस्म ठीक हो जाएगा इसमें जो ऑप्शन से है ना, ऑप्शन नंबर सी का जगह सही। क्या हो जाएगा? सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किसी गैस को दबाने पर क्या होगा ना? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए गैस को दबाने पर क्या होता है? दाब तथा ताप दोनों बढ़ते हैं, और गैस पर प्रेशर दीजिएगा तो दाब तो बढ़बे करेगा, तो दाब के साथ साथ क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? दोनों के वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? जब किसी गैस को दबाइएगा दाब और ताप दोनों बढ़ेगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत किस प्रति सुरक्षा कवच का काम करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? वायु में CO2, वायु में SO2, हानिकारक और सौर पराबैंगनी किरण ना, और दिया है ऑप्शन नंबर डी में हानिकारक, ये हानिकारक नहीं दिया, हानिकारक हो जाएगा, हानिकारक और अवरक्तर विकिरण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हानिकारक और पराबैंगनी विकिरण, हानिकारक और पराबैंगनी विकिरण। चलिए अगला प्रश्न, उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन है? उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चमगादड़। नाम सुनेंगे आप लोग, चमगादड़ ना, ये जो है चमगादड़ क्या हो जाएगा? चमगादड़ हो जाएगा। चमगादड़ जो होती है ना, अप्रसर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले ना ध्वनि में उड़ती है। कौन? चमगादड़। प्रसर ध्वनि कितने प्रकार होती है? 3 प्रकार, एगो अश्रव्य, एगो श्रव्य, एगो पराश्रव्य। चमगादड़ किस में उड़ती है? पराश्रव्य में। किस में? पराश्रव्य में। दोस्तों यह था आज का 30 प्रश्न। आज आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप 30 प्रश्न में कितना प्रश्न सही किए हैं। ये RPF का प्रीवियस क्वेश्चन है, ऐसा ही एग्जाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग 20 से 25 क्वेश्चन सही किए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, अपना ध्यान रखते रहिए।